प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है अपना इकोनॉमिक्स चैनल पर। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा सत्र 2022-23 के लिए जो प्रश्न बैंक जारी की गई है अर्थशास्त्र विषय की, उस प्रश्न बैंक के इकाई 2 के प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में लेकर के मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इकाई 2 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह प्रश्न तो आपको मिले ही, साथ में हम यह देखते हैं कि इस इकाई से कुल कितने अंकों का पूछा जाएगा परीक्षा में। तो इस इकाई से कुल 11 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी 1-1 नंबर वाले आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 नंबर वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से इस इकाई से कुल मिलाकर के 11 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो नंबर की दृष्टि से यह इकाई आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इकाई 2 जिसका नाम है आंकड़ों का संग्रह, संगठन एवं प्रस्तुतिकरण। आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से खंडित चर है, तो इसमें से जो दिए गए विकल्प में खंडित चर कौन सा है? छात्रों की संख्या। निम्न श्रृंखला 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24 और 25 से 29 क्या है? तो यह क्या है? समावेशी श्रृंखला है। क्योंकि जो अपवर्जी श्रृंखला क्या होती है? जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है वह कहलाती है अपवर्जी। लेकिन यहाँ पर 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24 और 25 से 29 है, तो यह कौन सी है? समावेशी श्रृंखला है। अगला प्रश्न है कि वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं, तो वह सर्वेक्षण कौन सा होता है? वह होता है जनगणना सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, सारणी के मुख्य अंग हैं, तो सारणी के मुख्य अंग कौन से हैं? शीर्षक भी सारणी का अंग है, शीर्ष, टिप्पणी और सारणी संख्या, ये सभी सारणी के अंग हैं। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा इसमें सभी। आयत चित्र हैं। आयत चित्र कैसे होते हैं? तो आयत चित्र यानी जिसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं, आयत चित्र द्विविमीय आरेख होते हैं, जिसमें चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। आयत चित्र इस प्रकार के बने होते हैं, तो इसमें हम ऊंचाई और चौड़ाई दोनों का उल्लेख रहता है, तो यह आयत चित्र बनते हैं। तो इस प्रकार से आयत चित्र के बारे में हमने देखा, ये कैसे होते हैं? द्विविमीय आरेख। अगला प्रश्न है, मध्यिका की गणना की जा सकती है, तो मध्यिका की गणना ओजाइव वक्र के द्वारा की जा सकती है। ओजाइव वक्र इस प्रकार से बनता है, आपने कहीं बनाया होगा। तो मध्यिका की गणना करने के लिए ओजाइव वक्र या तोरण की सहायता से हम मध्यिका की गणना कर सकते हैं। 7वां प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन करता है, तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन NSSO करता है। अगला प्रश्न है, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण हैं, तो श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण कौन से हैं? प्रश्नों की सीमित संख्या, सरलता और प्रश्नों का उचित क्रम। यह सभी गुण एक अच्छी प्रश्नावली में होना जरूरी है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। 9वां प्रश्न है, प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, तो प्रश्नावली का प्रयोग कहाँ करते हैं? सर्वेक्षण में करते हैं। प्रश्नावली का प्रयोग सर्वेक्षण में किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पर मेरे द्वारा रिक्त स्थान भरे गए हैं, आप इनको देख सकते हैं कि समग्र के एक छोटे से भाग को रिक्त स्थान कहते हैं। तो समग्र के छोटे से भाग को क्या कहते हैं? प्रतिदर्श, न्यादर्श या सैंपल नमूना कहते हैं। तो समग्र के एक छोटे से भाग को क्या है? प्रतिदर्श, न्यादर्श, नमूना या हम अंग्रेजी में कहें तो सैंपल कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर रिक्त स्थान कहलाता है। तो वर्ग की उच्च सीमा, मान लीजिए जैसे वर्ग है हमारा 10 से लेके 20, तो यहाँ पे पूछा है कि एक वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा में अंतर। तो हम 20 में से 10 को घटाएंगे, यानी 20 हमारी जो उच्च वर्ग है, 10 इसका निम्न सीमा है वर्ग की, यहाँ पर बचेगा 10, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल निकालने के लिए क्या करते हैं? वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा को हम घटा देते हैं, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को कम कर देते हैं, तो वर्ग अंतराल निकल आता है, यहाँ पे कहलाएगा वर्ग अंतराल। तीसरा प्रश्न है, स्थान के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण रिक्त स्थान कहलाता है। तो जब हम आंकड़ों को स्थान के आधार पर वर्गीकृत करते हैं
तो वह कैसे कहलाते हैं? स्थानिक वर्गीकरण। यदि हम समय के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो कहलाता है कालानुक्रमिक वर्गीकरण। तो यहाँ पे आएगा स्थानिक। गणनाकार द्वारा एकत्रित आंकड़े रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो जब गणनाकार या सर्वेक्षण करने वाला जब स्वयं आंकड़े एकत्रित करता है तो वो आंकड़े कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डेटा। 5वां प्रश्न है, रिक्त स्थान विधि द्वारा समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो संगणना विधि के द्वारा समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। रिक्त स्थान चित्र में सभी मदों को कोणों में बदल देते हैं। तो जो वृत्त चित्र होते हैं, वृत्त चित्र यानी पाई आ रही है, वृत्त चित्र इस प्रकार से बनते हैं। तो वृत्त चित्र में सभी मदों को हम कोणों में बदल देते हैं। सही और गलत बताना है। पहला प्रश्न है, नमूने की विश्वसनीयता जांचकर्ता के प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। तो यह उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही। वर्गीकरण सारणीयन का प्रथम चरण है। तो यह कथन भी सही है। तो इसके सामने भी आपको क्या लिख देना है? सही लिख देना है। तीसरा प्रश्न है इसमें, खंडित श्रृंखला में आंकड़ों को भिन्नों में व्यक्त किया जाता है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि खंडित श्रृंखला में आंकड़ों को भिन्नों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, NSSO की स्थापना 1950 में की गई थी। तो यह कथन बिल्कुल सही है, यानी हमें यहाँ पे लिख देना है सही। NSSO की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। 5वां प्रश्न है, हिस्टोग्राम केवल समान वर्ग अंतराल से के लिए खींचा जाता है। प्रश्न को एक बार दोहरा रहा हूँ कि हिस्टोग्राम क्या होते हैं? आयत चित्र होते हैं। आयत चित्र बनाने के लिए हम क्या करते हैं? आयत चित्र इस प्रकार से बने होते हैं। आयत चित्र, ये आयत चित्र इस प्रकार से बने होते हैं। तो पूछा गया है, हिस्टोग्राम केवल समान वर्ग अंतराल के लिए खींचा जाता है। यह कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर समान और असमान सभी के लिए खींचा जाता है। तो यहाँ पर यह कथन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसके सामने हमें लिखना है गलत। 6वां प्रश्न है, दंडों के मध्य असमान अंतर रहता है। तो यह कथन कैसा हो जाएगा? असमान अंतर रहता है। दंडों के बीच में असमान अंतर रहता है, यह कथन असत्य है, यानी कि गलत है। यह कथन गलत है। दंडों के मध्य समान अंतर रहता है, जबकि यहाँ क्या लिखा है? असमान अंतर रहता है। इसलिए हम इस कथन को क्या करेंगे? गलत करेंगे। सही जोड़ी बनाना है। यहाँ पे मैंने तीर लगा के बताया है, आपको तीर नहीं लगाना है। आपको परीक्षा में क्या करना है, जैसे ये है, पहला है कि अच्छा न्यायादर्श आधारित होता है, तो आपको इसके सामने ही यहाँ लिखना है दैव निदर्शन। लेकिन अभी फिलहाल में समझने के लिए हम यहाँ पर इस तीर के माध्यम से समझ सकते हैं। अगला है, चरों के मूल्य की जोड़ी मिलेगी प्रेक्षण। चरों के मूल्य क्या कहलाते हैं? प्रेक्षण कहलाते हैं। एक अच्छा न्यायादर्श आधारित कैसे होता है? दैव निदर्शन। प्रकाशित स्रोत क्या कहलाते हैं? प्रकाशित स्रोत द्वितीयक आंकड़े होते हैं। आज़ादी के पश्चात प्रथम जनगणना कब हुई? 1951 में हुई। रेखा चित्र की जोड़ी किससे मिलाना है? खंडित श्रेणी से। और बहुलक की जोड़ी मिलेगी आवृत्ति आयत चित्र से। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी आपको मिलाना है। 5वां प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न इसके अंतर्गत, आयत चित्र की सहायता से केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप निकाली जा सकती है? तो वह निकाली जा सकती है बहुलक। एक वृत्तीय चित्र में कुल कितने अंश होते हैं? तो 360 अंश होते हैं। सारणी में खानों के शीर्षक को क्या कहा जाता है? तो सारणी में खानों के जो शीर्षक होते हैं उन्हें हम स्तंभ शीर्षक कहते हैं। किसी सारणी के कोई दो प्रमुख घटक लिखिए।
तो सारणी में बहुत सारे घटक होते हैं, हमें अगर देना है 2 दे सकते हैं कि सारणी की संख्या है, शीर्षक है, ये घटक हम लिख सकते हैं। CSO का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। CSO जो है, CSO का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, तो CSO का फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि सविचार निदर्शन से आप क्या समझते हैं? तो जब सोच विचार करके प्रतिदर्श चयन किया जाता है, यानी सोच विचार करके जब हम प्रतिदर्श या नमूने का चयन करते हैं तो कहलाता है सविचार निदर्शन। इसके बाद में 2 अंक वाले प्रश्न हैं, इनकी तैयारी आपको अपने हिसाब से करना है। हालांकि आप परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। कुछ विद्यार्थियों द्वारा मुझसे कहा जा रहा था कि हमें इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एक बार समझा दीजिए, तो मैंने आज पुनः प्रयास किया है इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझाने का। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छे महत्वपूर्ण रहेंगे। आप चाहें तो आगे जो 2 अंक और 3 अंक वाले प्रश्न हैं, इनको आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को रोक करके, और इन प्रश्नों के उत्तर को आप अपने हिसाब से हल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को यह जानकारी पहले से है ही कि मैं आपको कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र विषय के संबंध में समय समय पर वीडियो उपलब्ध कराता रहता हूं। तो आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए हों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।